गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी टैक्स ऑडिट सीरीज का हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। क्लॉजेस 21 to 30 का इसमें हम जो है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, सेफगार्ड्स इन रिपोर्टिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लॉज 21। क्लॉज 21 में कई पार्ट्स हैं। क्लॉज 21A की हम बात करेंगे, अमाउंट्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, capital expenditure, personal expenditure, advertisement expenditure in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or like published by a political party, expenditure incurred at clubs being entrance fees and subscriptions, expenditure incurred at clubs being cost for club services and facility used, expenditure by way of penalty or fine। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है वो अभी आगे हम लेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर अदरवाइज अलाउबल है, जो क्लॉज 19 में जैसे सेक्शन 35AD की रिपोर्टिंग आप करते हैं, तो फिर यहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे तो वो एड बैक हो सकता है। इसलिए क्लॉज 19 में रिपोर्ट करें 35AD को, और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसिंग करके बार ऑब्जर्वेशंस में लिख दें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड बट इट इज अलाउबल, hence we have indicated in clause 19 and not indicated in clause 21A। सिमिलरली जो है 35D में भी आप यही कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अदरवाइज डिडक्टिबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सो फैक्ट मस्ट बी इंडिकेटेड। लेकिन फॉर्म 3CB में जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट, मेन ऑडिट रिपोर्ट है, वो क्वालिफाई होगी बिकॉज यू आर क्लेमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर out of the profit of the year. The profits are understated to that extent. कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, इस पर बहुत लंबी बहस है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट नवसारी कॉटन मिल्स के केस में गुजरात हाईकोर्ट ने दिए थे। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कुछ टेस्ट दिए हैं, जैसे इफ द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द इनिशियल आउटले और एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस और सब्सटेंशियल रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। Where expenditure is made once for and all with a view to bringing into existence an asset or advantage for the enduring nature, it will be capital expenditure. If expenditure is incurred for ensuring regular supply of raw material, ये revenue expenditure है। If the expenditure is a part of working expenses, revenue expenditure ही होगा always। Where the expenditure incurred in the fixed of field of a fixed capital, it is on capital account, but it is in the, if it is in the circulating capital, then it is revenue expenditure। तो ये गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जजमेंट है 143 ITR 822 गुजरात है। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी की। आपको ये निकालना पड़ेगा कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर इनकट नहीं किया गया है जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा पब्लिश किसी ब्रोशर पैम्पलेट में एडवर्टाइजमेंट के रूप में खर्चा किया गया है। आपको यहाँ पे ये जज नहीं करना है कि एक्सपेंडिचर अलाउ होगा या नहीं होगा। आपको सिर्फ अगर एक्सपेंडिचर किया है तो आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर सिनेमा में स्लाइड चलती है या कहीं और मीडिया में दिया है और वो पॉलिटिकल पार्टी के किसी आउटफिट को दे दिया, तो वहाँ देखना पड़ेगा, जजमेंट करना पड़ेगा कि वो एक्सपेंडिचर को आपको रिपोर्ट करना है या नहीं करना है। अगर पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन दे दिया तो उसका डिडक्शन 80GGB 80GGC में मिलेगा। क्लॉज 33 में इंडिकेट करना है, यहाँ मेंशन नहीं करना है। पर्सनल एक्सपेंडिचर प्रोप्राइटरशिप के केस में, पार्टनरशिप फर्म्स के केस में बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने को यहाँ देखना है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर को इस तरह का तो नहीं है जो डेबिट कर दिया है P&L में। इसका एक सर्टिफिकेट भी आप जरूर लें कि नो पर्सनल एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ये MRL जरूर लें। और आप एनालाइज करें वाटर एक्सपेंसेस, बिजली के एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कि उसमें कहीं कोई पर्सनल एलिमेंट तो नहीं है। जनरली क्या होता है कि जो प्रोप्राइटर होता है वो अपने घर के बिजली का बिल और अपने ऑफिस का या बिल्डिंग का बिजली का बिल दोनों एक साथ दे देता है जमा करने के लिए अपने एम्प्लॉय को, और वो दोनों एक साथ जमा करके आ जाते हैं, और वो अकाउंटेंट जो है देखता नहीं है और उसको एक्सपेंडिचर में बुक कर लेता है। तो वहाँ पर्सनल एलिमेंट आ सकता है। वाटर में इसी तरह से आ सकता है। कन्वेंस एक्सपेंसेस में तो पर्सनल एलिमेंट हमेशा होता ही है, क्योंकि जो कार चलती है बिजनेस में वो पर्सनल में भी चलती है।
एक्सपेंडिचर एट क्लब्स में भी वही बात है कि आपको अलाउबिलिटी और अदरवाइज जज नहीं करना है। अगर कोई एक्सपेंडिचर क्लब पे इनकर किया गया है तो आपको बाइफर्केशन करना है, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, कॉस्ट फॉर सर्विसेज एंड फैसिलिटीज यूज्ड। ये एक्सपेंडिचर डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि क्लब एक्सपेंसेस के नाम से आपको पी&एल में मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में मिल सकता है, सेल्स प्रमोशन में मिल सकता है, कैटरिंग एक्सपेंसेस में मिल सकता है। तो अलग अलग हेड के एक्सपेंडिचर को अपने को स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कि क्लब में कोई एक्सपेंडिचर इनकर तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो पर्पस क्या था, अगर बिजनेस है या पर्सनल है। पर्सनल नेचर का है तो 21B में मान लीजिए प्रोप्राइटर जो है क्लब जाकर के और अपने परिवार के साथ डिनर करके आता है तो वो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है। इसके इस रिपोर्टिंग से आपका परक्यूजिट भी डिजाइन हो सकता है। तो सारे पेमेंट्स को करना है। अगर कोई डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, क्लाइंट, सप्लायर्स के बिहाफ पे कर रहा है तो उसको आपको ज़्यादा चेक करना है कि ये पेमेंट किस तरह से हो रहा है। कोई भी पेनल्टी और फाइन अगर पी&एल में डेबिटेड है तो वो अपने को यहाँ रिपोर्ट करनी है। Expenditure for any purpose which is an offence or is prohibited by law, or expenditure by way of penalty or fine for violation of law enacted in or outside India disallowable है। Expenditure by way of any other penalty not covered above ये यहाँ मेंशन करनी है। Expenditure incurred to compound an offence, ये चौथा इसका पार्ट है जो हमने बात की थी पहले कि अपन कुछ पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे। और expenditure incurred to provide any benefit or perquisite in whatever form to a person whether not carrying on business or profession, and acceptance as benefit perquisite is in violation of any law, regulation or guideline ऑफ सच पर्सन। इसमें आपका डॉक्टर्स का केस सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग चुकी है कि वो मेडिकल कंपनी से कोई गिफ्ट फ्रीबीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर डॉक्टर्स को गिफ्ट देने के नाम पर कोई खर्चा हो रहा है तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करना अपने को पड़ेगा क्योंकि वो डिसअलाउबल है। इसके लिए आपको टू एक्सप्लेनेशंस भी डाले गए हैं, ये अपन डिस्कस ले चुके हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी फॉर एनी पर्पस विच इज ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, क्या इंक्लूड होगा? फॉर एनी ऑफेंस विच इज फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ फॉर द टाइम ऑफ इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वही बेनिफिट और परक्विजिट वाला, डॉक्टर्स वाला, और कंपाउंड एन ऑफेंस फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। लाइबिलिटी आपकी सिर्फ अमाउंट स्टेट करने की है, आपको ये जज नहीं करना है कि पेनल्टी सही लगी है कि गलत लगी है। कॉन्ट्रेक्चुअल बीच के लिए कोई आपस में इंटरेस्ट या कंपनसेशन दिया है तो वो इसमें रिपोर्ट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एपेक्स लैबोरेटरीज के केस में कहा था कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो फ्रीबीज देती है डॉक्टर्स को वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, 37 में अलाउबल नहीं है। सीबीडी ने एक सर्कुलर नंबर 5/2012 भी इशू किया था। तो ये एक्सपेंडिचर अगर कोई हुआ है तो यहाँ पे रिपोर्ट करना है, आपको 194 आर में आ जाता है। लेट फीस अगर कोई टीडीएस के रिटर्न की, जीएसटी के रिटर्न किया तो वैसे वो अलाउबल है, तो उसको यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां भी कोई शो कॉज नोटिस इशू होकर के पेनल्टी लगती है वो सारी यहाँ मेंशन होंगी अगर डेबिटेड है पी&एल में। तो इंटरेस्ट ऑन जीएसटी टीडीएस पे बड़ी लड़ाई है। इसमें जो है वो कोलकाता बेंच ने नारायण इस्पात में कहा था कि ये कंपनसेटरी नेचर का अलाउबल है, लेकिन दिल्ली आईटीटी ने आयरिश एसोसिएशन में बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, बहुत ही अच्छे जजमेंट लिखा है इसमें। और इसमें इन्होंने कहा है कि सच इंटरेस्ट जो है वो पार्टेक्स द करेक्टर ऑफ द टैक्स, तो डिसअलाउबल है। इसी तरह से आईटीटी बेंगलोर ने वेलंकनी में भी इसको डिसअलाउ किया, चेन्नई प्रॉपर्टीज के केस को फॉलो करते हुए, जो कि मद्रास हाईकोर्ट का केस है। मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई प्रॉपर्टीज के केस में कहा था कि इंटरेस्ट जो लेविड होता है डिलेड रेमिटेंस ऑफ टीडीएस या नॉन रेमिटेंस ऑफ टीडीएस, वो जो है प्रिंसिपल अमाउंट से लेगा, वो टैक्स अमाउंट से लेगा अपना कलर, तो टैक्स है एक तरह का, तो अलाउबल नहीं है। लेट फाइलिंग फीस, आपके जैसे वर्चू फाइनेंशियल सर्विसेज में लेट फाइलिंग फीस को पेनल्टी नहीं माना है। पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ अलाउबल नहीं है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है इसको निकालना, लेकिन आपको इसको निकाल के यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। लेट फीस ऑन इनकम टैक्स रिटर्न जो आजकल लगती है 5,000 रुपये, 1,000 रुपये, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है और 21A में भी रिपोर्ट होगा और यहाँ भी रिपोर्ट होगा। पेमेंट सेट बाय सेक्शन 40A। 40A जैसे हम जानते हैं कि टैक्स
डिडक्शन करना पड़ता है कुछ पेमेंट्स करने पर। तो 21B में पेमेंट सेट बाय सेक्शन 40A वाले जो पेमेंट्स हैं वो यहाँ लेने पड़ते हैं, और उसमें जो अमाउंट डेबिटेड टू P&L है अगर, और उस पर TDS नहीं काटा है या काट करके जमा नहीं किया बाय ड्यू डेट ऑफ ITR, तो वो यहाँ रिपोर्ट करना है। ऑडिटर को क्या क्या करना पड़ेगा कि किसी पहले तो जज करना पड़ेगा किसी पेमेंट पर टैक्स डिडक्टिबल था कि नहीं था, और अगर था तो उसने काटा कि नहीं काटा, अगर काट लिया तो जमा किया कि नहीं किया, और जमा करने का चालान वगैरह की कॉपी आपको ऑडिट एविडेंस के रूप में कलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर एसएससी ने टैक्स नहीं काटा है और वो रिलाई करता है किसी सर्कुलर पर, किसी जजमेंट पर, तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो रिलायंस पे ऑडिटर रिलायंस कर सकता है। जैसे कि 194I में रेंट पेमेंट के ऊपर हाईकोर्ट के जजमेंट से कि 2,40,000 की लिमिट जो है वो पर लैंडलॉर्ड लगेगी। तो मान लीजिए किसी मकान के 2 मालिक हैं और एसएससी रेंट देता है 4 लाख रुपए, तो 2-2 लाख रुपए दोनों के बनते हैं, तो उस पर टीडीएस नहीं कटता है, क्योंकि 2,40,000 तक टीडीएस नहीं कटना चाहिए। अगर आप ये व्यू लेते हैं कि टैक्स काटने की जरूरत नहीं थी, तो आपको ये फैक्ट अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए बाहर कि टोटल पेमेंट 4 लाख रुपए का है, 194I की लिमिट 2,40,000 है, लेकिन चूंकि 2 ओनर्स हैं और एसबीबीजी के केस में राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है और दूसरे जजमेंट भी हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये लिमिट पर पर्सन लगेगी, तो पर पर्सन लिमिट लगाते हुए टैक्स नहीं काटा गया है। वेरियस एक्सपेंसेस अकाउंट्स को आपको देखना है, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जिसमें टैक्स डिडक्टिबल था। अगर एसएससी ने टैक्स नहीं काटा है तो उसको या रिपोर्ट करना पड़ेगा, अगर ऑडिटर की ओपिनियन है कि टैक्स डिडक्टिबल था। साथ ही साथ अगर आप ये कहते हैं कि टैक्स डिडक्टिबल था और नहीं टैक्स नहीं काटा है, तो क्लॉज 34 में उस अमाउंट को मेंशन करना पड़ेगा और वहाँ पे इंटरेस्ट भी कंप्यूट करके देना पड़ेगा। अगर कोई पेमेंट कैपिटलाइज हो गया या उसका डिडक्शन ही क्लेम हो तो उस पर टैक्स काटने की जरूरत नहीं है, ये कोर्ट के फैसले हैं, तो उस पर यहाँ रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। ऑडिटर को अमाउंट इनएडमिसिबल पूरा का पूरा लिखना है, 30% डिसअलाउंस पे नहीं जाना है, 30% प्रोसेसिंग करते समय वो अपने आप कर देते हैं। 40A IEMF पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स है, जिसका स्कोप है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस और एनी अदर सम चार्जेबल टू टैक्स विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू नॉन रेजिडेंट वेदर फॉरेन कंपनी और अदरवाइज। तो इसमें टैक्स डिडक्टिबल अगर है और नॉट काटा नहीं है और काट करके जमा नहीं किया है बिफोर ड्यू डेट ऑफ ITR, तो डिसअलाउंस ट्रिगर हो जाता है। सेक्शन 9 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने डाल दिया था, ये अभी भी बहुत लोगों को ध्यान नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड किया है कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस ऑलवेज डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया है, चाहे से नॉन रेजिडेंट का रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है या नहीं है, या नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में कोई सर्विसेज रेंडर करी है या नहीं करी है, तो हर हाल में ये चार्जेबल टू टैक्स हो जाएंगे जनरली। एक आता है एक्सप्लेनेशन 4 और 5 से जो है इन्होंने इसको बढ़ा दिया रॉयल्टी की डेफिनेशन का। एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर पर रॉयल्टी का इशू था, जो सॉफ्टवेयर है उसकी सीडी बना करके बेचने का राइट कुछ लोगों को मिला था। सैमसंग इंडिया का केस है जो हाई कोर्ट में आ रहा था एसएससी, और हाई कोर्ट ने कहा था कि इस पर टैक्स डिडक्टिबल था क्योंकि ये रॉयल्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरिंग एनालिसिस केस के इसमें कहा कि मेरे को कॉपीराइट नहीं मिला है, कॉपीराइटेड आर्टिकल मिला, मैं उसकी कॉपी बना रहा हूँ, तो चूंकि कॉपीराइट नहीं मिला है तो रॉयल्टी नहीं है और टैक्स काटने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी कहा कि एक्सप्लेनेशन 4 ने सिचुएशन को बदला है, लेकिन एक्सप्लेनेशन 4 फाइनेंस एक्ट 12 से आया था, भले ही गवर्नमेंट ने उसको 176 से डाला, लेकिन चूंकि फाइनेंस एक्ट 12 से आया था, तो वो जो बंच ऑफ केसेस थे जो सुप्रीम कोर्ट इंजीनियरिंग एनालिसिस केस में डील कर रहा था, उन केसेस में सारे केसेस फाइनेंस एक्ट 2012 के पहले के थे, तो उन्होंने कहा इस एक्सप्लेनेशन की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। इस एक्सप्लेनेशन की एप्लीकेबिलिटी आगे होगी या नहीं होगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साइलेंट रहा, लेकिन हमारा ये मानना है कि एक्सप्लेनेशन आज भी नहीं लगेगा। कारण ये है कि एक्सप्रेशन 4 कहता है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट
property or information includes and are always included transfer of all or any right to use or right to use a computer software, including granting of a license, irrespective of the medium through which such right is transferred. जो पुरानी डेफिनेशन रॉयल्टी की जो आज भी मौजूद है उसमें जो क्लॉज 5th है जो यहाँ रिप्रोड्यूस हुआ है, द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपीराइट लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म्स और वीडियो टिप्स। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे स्ट्रेस किया था कि सिर्फ लाइसेंस कॉपी करने का मिला है, कॉपीराइट नहीं मिला है। तो अगर आज भी कॉपीराइट नहीं मिल रहा है तो एक्सप्रेशन 4 नहीं लगेगा और टैक्स काटने की जरूरत नहीं है। कंट्रोवर्शियल इशू है, सबसे बढ़िया रहता है टैक्स काट के फ्री हो जाए। एनी अदर सम्स कोई भी है चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया है, ऑडिटर को सेक्शन 9 के प्रोविजंस ध्यान रखने पड़ेंगे। पेमेंट पूरा का पूरा सम डिसेबल है, या 30% का चक्कर नहीं है। 40 AIA में 30% है। अगर कोई पेमेंट रेमिटेड आउटसाइड इंडिया हुआ है, 15 CA CB ऑब्टेन करना पड़ा है, तो उसकी कॉपी भी आप कलेक्ट करें और उसको आप यूज भी कर सकते हैं अपने एडिड एविडेंस के तौर पे। अगर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है तो इंश्योर करें क्यों नहीं हुआ है। और ऑडिटी ये कहता है कि सम पेड इज नॉट डिसेबल इन व्यू ऑफ जो है वो सामने वाले ने टैक्स पे कर दिया तो फॉर्म 26 से लेके आएगा, तो अपन यहाँ पे मेंशन करके उसको छोड़ सकते हैं। डिटेल्स पार्टी वाइज देनी है, पेमेंट वाइज नहीं देनी है, नॉट टू बी क्लब्ड। जो फॉरेन पेमेंट्स चार्जेबल टू टैक्स है उनका सीन बहुत ज़्यादा बदल चुका है जब से सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के रूल्स आए हैं। Significant upon economic presence of a non-resident in India shall constitute a business connection. ये एक्सप्रेशन 2A है, 2 कैपिटल A to section 911. In India, and shall significant economic presence shall mean a transaction as for goods or services property carried out by a non-resident with any person in India, including the provision for download of a data or software, if the aggregate payments exceed a certain limit, which is 2 crore rupees. Systematic and continuous soliciting of business activities engaging in interaction with such number of users in India, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है ये 3 लाख है। इसमें रूल 11 UD लगता है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, जो कि जनरली फुलफिल हो जाते हैं, तो बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, जो भी पेमेंट है वो चार्जेबल टू टैक्स हो गया, बिजनेस के रूप में तो हो ही गया, ना हुआ रॉयल्टी ना हुआ FTS। तो अब ये सीन बहुत बदल चुका है, तो इसको अपने को ध्यान रखना ही पड़ेगा कोई भी पेमेंट अगर फॉरेन को हो रहा है तो। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और फीस फॉर इंक्लूडेड सर्विसेज। इनकम टैक्स लॉ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की बात करता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, प्रोमिनेंटली USA वाला, वो फीस फॉर इंक्लूडेड सर्विसेज की बात करते हैं। Fees for included services means payment of any kind to any person in consideration for the rendering of any technical or consultancy services, including through the provision of services of technical or other personnel, if such services are ancillary or substitute to the application or enjoyment right property वगैरह, और make available technical knowledge, experience और skill। तो होता ये है कि पेमेंट अपने यहाँ तो FTS में क्लासीफाई हो रहा है लॉ के हिसाब से, लेकिन जब इंडिया US DTA में जाएंगे तो वो FIS में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर FIS में आ रहा है तो चार्जेबल टू टैक्स होगा, FIS में नहीं आ रहा है तो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा, DTA का बेनिफिट मिलेगा। FIS में आने के लिए टेक्नोलॉजी मेक अवेलेबल होनी चाहिए। एक अब आपके पास SSC आता है, आप उसको रिटर्न भर के दे देते हैं, मेक अवेलेबल कुछ नहीं किया आपने, रिटर्न का डेटा बोला है आपने, रिटर्न भर के दे दिया। एक आपने उसको रिटर्न भरना सिखा दिया तो मेक अवेलेबल हो गया। तो उसी तरह से हर चीज में देखना पड़ेगा कि जो एग्रीमेंट है उसमें क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी आ रही है या नॉलेज भी अवेलेबल हो रहा है। अगर मेक अवेलेबल हो रहा है तो चार्जेबिलिटी टैक्स आएगी, उस केस में DTA के हिसाब से रेट लगा के टैक्स काटा जाएगा। AIA में कोई भी पेमेंट जो नॉन रेजिडेंट को आप करेंगे किसी भी सेक्शन में जिसपे टैक्स डिडक्टिबल है, नहीं काट करके जमा नहीं किया, तो वो आपको यहाँ पर देना है। और वही है 26A वाला, तो वही सेम प्रोविजन है। अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 40B 40BA पार्टनर्स रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट।
यहाँ अपने को बताना है कि पार्टनर की रेम्युनरेशन कितनी है और अलाउबल कितनी है, डिसअलाउबल कितनी है। रेम्युनरेशन डीड की आप पार्टनरशिप डीड की कॉपी लेकर के उसमें देखेंगे रेम्युनरेशन क्लॉज क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग आप कंप्यूट करेंगे और पार्टनर वाइज ये डिटेल देंगे और अमाउंट अलाउबल और डिसअलाउबल निकालेंगे। इंटरेस्ट अगर 12% से ज़्यादा दिया है तो डिसअलाउबल हो जाएगा और वर्किंग पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें सभी को पता है। ये जो पेमेंट है बुक प्रॉफिट से लिंक्ड होता है, तो अपने को बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट निकालते समय एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट करके बुक प्रॉफिट हम निकालेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। क्लॉज 21D पेमेंट सेपरेटेड 40A3, यहाँ लिखा हुआ तो है कि डिसअलाउंस और डीम डिसअलाउंस, लेकिन इंक्वायरी फैक्चुअल है। इसमें सिर्फ इतना सा पूछा है कि क्या कोई ऐसा पेमेंट किया है एसएससी ने जो लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि 10,000 रुपये से ज़्यादा है और मोड ऑफ पेमेंट इज अदरवाइज देन द प्रेस्क्राइब। सेक्शन में चेंज आ चुका है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और अदर मोड्स भी वहाँ पे उन्होंने प्रेस्क्राइब कर दिए हैं, लेकिन क्वेरी में अभी भी चेक की बात की जा रही है। तो यहाँ हम ये व्यू ले सकते हैं, सेक्शन के हिसाब से हम इंडिकेट कर सकते हैं और अपन बाहर ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं कि हमने उस पेमेंट्स को यहाँ नहीं दिखाया है जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आए हैं या प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से आए हैं, उसको हमने यहाँ शो नहीं किया है क्योंकि 48(3) में वो वैसे भी कवर नहीं हो रहे हैं। पेमेंट वाइज करना है, क्लब नहीं करना है, रेंट के अलग, इंटरेस्ट की अलग, सैलरी की अलग, ठीक है, आपको ये करना है। नेचर ऑफ रिपोर्टिंग इज फैक्चुअल, आपको सिर्फ अमाउंट बताना है और अमाउंट कितना है। मान लीजिए परचेज किया है गुड्स का 15,000 की गुड्स कैश में परचेज कर ली है, तो आपको लिखना है कि भाई 15,000 और हर पेमेंट को अलग अलग इंडिकेट करना है। ऑडिटर को इंश्योर नहीं करना है कि डिसअलाउबल है या नहीं है। पेमेंट अगर एनी अदर स्पेसिफाइड मोड से एनी देन अदर देन स्पेसिफाइड मोड से किया है तो उसको इंडिकेट करना है। जेन्युइन पेमेंट्स भी होते हैं, रिलेटेड पार्टीज में पेमेंट्स भी होते हैं। कोर्ट्स ने कहा है कि जब पेई आइडेंटिफिएबल हो तो 48(3) नहीं लगेगा, लेकिन वो सब हमें नहीं देखना, हमें तो सिर्फ रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग अमेंड नहीं हुई है वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अपन ऑब्जर्वेशन कॉलम में ये लिख देंगे कि हमने इस चीज़ को अकाउंट फॉर कर लिया है। इस तरह के जो भी हमारे रिक्वायरमेंट थी वो हमने चेक कर ली है। पिछले साल कोई पेमेंट बाकी रख लिया था तो इस साल उसमें भी देखना है कि 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट अदर देन स्पेसिफाइड मोड से नहीं हो। अगर हो गया तो वो यहाँ इंडिकेट करना पड़ेगा। क्लॉज 18 के साथ इंटरप्ले हमको देखना पड़ेगा कि क्लॉज 18 में भी अब ये फिक्स्ड एसेट्स के केस में अब ये नियम है कि 10,000 से ऊपर का अगर पेमेंट है फिक्स्ड एसेट्स के लिए तो वो स्पेसिफाइड मोड्स में होना चाहिए, मेनली कैश में नहीं होना चाहिए। तो अगर वहाँ भी कोई पेमेंट हुआ तो एक्चुअल कॉस्ट में से वो डिडक्ट होना चाहिए। पेमेंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, वैसे तो ये वायलेशन है, लेकिन जो सेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है कि पेई आइडेंटिफिएबल है और पेमेंट बैंकिंग चैनल से आ रहा है। इस केस में ऑडिटर एक व्यू ले सकता है कि वो इस पेमेंट को रिपोर्ट ना करे, लेकिन इस फैक्ट को अपनी रिपोर्ट में स्टेट कर दे। क्लॉज 21E पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि कोई प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी तो नहीं किया है, और अगर किया है तो अमाउंट ऑफ प्रोविजन यहाँ मेंशन करना है। 40A7 में 40A7 कहता है नो रिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन whether called as such or by any other mode by any other name made by the SSC for the payment of gratuity to his employees on their retirement or on termination of their employment for any reason. Any provision made by the SSC for payment of gratuity due during the year or contribution to approved gratuity fund is allowable. तो ऑडिटर को देखना है कि कोई प्रोविजन फॉर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट फंड के लिए किया है कि नहीं किया। इसके लिए आपको ग्रेच्युटी फंड रिकॉग्नाइज है या नहीं, इसके लिए कमिश्नर की सर्टिफिकेट की कॉपी आपको लेनी पड़ेगी और अपने पास रखनी भी पड़ेगी। कोई भी LIC की ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम में पेमेंट किया तो 40A7 से वो हिट नहीं होता है, इस पर कोर्ट के फैसले भी हैं।
प्रोविजन जो है ड्यूरिंग द ईयर पेबल के ऊपर ही किया गया है, दूसरे के ऊपर नहीं किया गया, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। और ग्रेच्युटी अगर पे कर दी है तो कोई डिसअलाउंस इंडिकेट नहीं होगा। अगर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव ग्रेच्युटी फंड के लिए कोई प्रोविजन किया है ड्यू पेपर, तो उसकी डिटेल यहाँ नहीं देनी है, हम डिस्कस कर चुके हैं। रिपोर्ट आपको सिर्फ वो प्रोविजन करना है जो डिसअलाउबल है अंडर सेक्शन 47। क्लॉज 21F में ऑडिटर को रिक्वायर मेंशन करना है एनी सम पेड बाय एसएससी एज एन एम्प्लॉयर व्हिच इज नॉट अलाउबल अंडर सेक्शन 40A(9). क्लॉज 21G कंटिंजेंट लायबिलिटीज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोवाइडेड फॉर बाय वे ऑफ नोट टू बैलेंस शीट इज नॉट टू बी रिपोर्टेड। पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे ऑडिटर्स ने इसमें रिपोर्ट कर दिया था, ऐड होकर के आ गया था, अब वो अपीलों में चल रहे हैं, मैटर जो है अपीलों में चल रहा है, लेकिन रिपोर्ट ही नहीं करना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी को डेबिट कर दी है P&L में तो ही रिपोर्ट करना है। क्या हो सकते हैं आपको इसके लिए देखना पड़ेगा, लीगल एक्सपेंसेस हेड में देखना पड़ेगा किस बात के लीगल एक्सपेंसेस है, कंपनसेशन डैमेजेस का हेड देखना पड़ेगा, लॉस ड्यू टू गारंटी, वेरियस प्रोविजंस अकाउंट्स आपको चेक करने पड़ेंगे। एक्सपेंडिचर इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 14 कैपिटल ए क्लॉज 21H। ऑडिटर को इंडिकेट करना है कि एक्सपेंडिचर इनएडमिसिबल कितना है 14A की वजह से। एक्सपेंडिचर टू अर्न एग्जेम्प्ट इनकम। यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि पहले हम ये कर लेते हैं। फाइनेंस एक्ट 2022 ने ये 2 अमेंडमेंट कर दिया है कि अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं कमाई है तो भी डिसअलाउंस होगा, और डिसअलाउंस जो है एग्जेम्प्ट इनकम से ज्यादा हो सकता है। ये अमाउंट जो है इनकर्ड टू अर्न एग्जेम्प्ट इनकम है वो डिसअलाउबल है, चाहे इनकम हुई या नहीं हुई। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने 2 एम्प्लॉय रख लिए जो मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐसी इनकम आ रही है जो टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है। इस साल कोई इनकम नहीं आई लेकिन उनकी सैलरी तो मैं डेबिट कर रहा हूँ P&L में, वो खर्चा मैं क्लेम कर रहा हूँ, एग्जेम्प्ट इनकम आई नहीं है। इसीलिए 14A में अमेंडमेंट आया कि आपने खर्चा किया टू अर्न एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम आई या नहीं आई, अर्न हुई या नहीं हुई, आपने तो खर्चा तो किया ही है ना, और वो खर्चा हम डिसअलाउ करना चाहते हैं, तो अर्न जो एग्जेम्प्ट इनकम के लिए खर्चा है वो यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने को देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट का जो अकाउंट है उसको अपने को बहुत ढंग से देखना पड़ेगा, किस चीज को, किस बात का इंटरेस्ट कोई आदमी दे रहा है। सैलरी का अकाउंट अपने को ध्यान से देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा आदमी तो नहीं है एम्प्लॉय जो कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करता है, उसकी सैलरी तो डेबिट नहीं कर दी है, वो हमको देखना पड़ेगा। मनी बोरोड को जो है अगर किसी सोर्स में यूज कर लिया अर्निंग के लिए तो वो मनी बोरोड का इंटरेस्ट डिसअलाउ होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑडिटर को अपना जजमेंट लगाना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर जो है इंटरेस्ट ला करके आगे इन्वेस्ट किया है तो डिसअलाउंस ट्रिगर होगा 14A में, पार्ट होगा क्योंकि रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट तो टैक्सेबल हो जाएगा, शेयर इन प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होगा। तो कुछ फैसले हैं जिसमें एक आ गया कि जब तक शेयर इन प्रॉफिट के लिए मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तब तक पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज पार्ट इंटरेस्ट तो आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। विष्णु अनंत महाजन का स्पेशल बेंच का केस है। अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर प्रोविजन टू सेक्शन 36(1)(21)(I). यहाँ ऑडिटर को इंडिकेट करना है जो अमाउंट इनएडमिसिबल है अंडर दिस प्रोविजो। ये प्रोविजो केवल वहां लागू होगा जहां पे एसएससी ने कोई एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए पैसे बोरो किए हैं और उस पर कोई इंटरेस्ट पे किया है, तो जब तक वो एक्सपांशन शुरू नहीं हो जाता एसेट फर्स्ट पुट तब तक का इंटरेस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते, वो कैपिटलाइज होगा। ICDS 10 भी यही कहता है और इंस्टीट्यूट भी यही कहता है। क्लॉज 22 में अब हम बात करेंगे, इसका स्कोप बढ़ गया इस साल से। पहले था अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। अब एनी अदर अमाउंट नॉट अलाउबल अंडर क्लॉज H ऑफ सेक्शन 43B। इस वक्त बहुत ही बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, इस चीज को हमें डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे दोनों पॉइंट को। पहले सेक्शन 23 ये कहता है कोई भी इंटरेस्ट पेड और पेबल टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज
जो है वो कभी भी अलाउड नहीं होगा इनकम टैक्स एक्ट में। और अगर बायर जो है सप्लायर को एक्ट की स्कीम के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं करता है 15 दिन 45 दिन, तो उसको डिसअलाउंस सफर करना पड़ेगा। तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो है वो बैंक रेट का 3 गुना, बैंक रेट जो आरबीआई डिटरमाइन करेगा उसका 3 गुना। ये जो अमाउंट इंटरेस्ट का है ये आपको निकालना है, भले ही इंटरेस्ट डेबिटेड है या नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इफेक्ट है। इंटरेस्ट अदरवाइज पेबल अंडर द लॉ, तो आपको इस क्लासिक अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन करना पड़ेगा, मेन रिपोर्ट में, कि ये इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया है और प्रॉफिट्स और ओवर जो है वो ओवर स्टेटेड टू दैट अकाउंट, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। अगर इंटरेस्ट पे किया है तो टीडीएस की लायबिलिटी भी आएगी, तो वो भी देखना पड़ेगा। और अभी हम बात करते हैं कि इसमें ऑडिट डिस्क्लोजर्स क्या है। ये एक रिक्वायरमेंट है एमएसएमई एक्ट की कि जो बायर जिसके अकाउंट ऑडिटेड होने हैं उसको अपने अकाउंट्स में क्या क्या मेंशन करना, कोई नहीं कर रहा है, करना चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन टू बी शोन सेपरेटली, रिमेइंग अनपेड टू एनी सप्लायर एज एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। कि प्रिंसिपल कितना और इंटरेस्ट कितना बाकी है ईच सप्लायर के लिए, एनी सप्लायर। Amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 along with the amount of payment made to the supplier beyond the appointed date। अगर आपने अपॉइंटेड डेट से आगे कोई पेमेंट किया है तो उसका जो इंटरेस्ट है और जो पेमेंट किया है दोनों को आपको फाइनेंशियल नोट्स में नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू एंड पेबल फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन मेकिंग द पेमेंट which has been paid beyond the appointed day but without adding the interest। अगर आपने कोई पेमेंट अपॉइंटेड डेट से आगे कर दिया लेकिन उस पर इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं किया तो वो अमाउंट यहाँ इंटरेस्ट का मेंशन आपको करना है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड एंड रिमेनिंग अनपेड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंट, जो एक्रू हो चुका और अनपेड रह गया वो देखना है। अमाउंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट रिमेनिंग ड्यू एंड पेबल इवन इन सक्सीडिंग ईयर्स अंटिल सच डेट। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा जब तक कि इंटरेस्ट पे नहीं किया, जब तक आपको इंडिकेट करना है अमाउंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो नोट्स टू अकाउंट्स है, ये 5 आइटम एमएसएमई लॉ के हिसाब से किसी भी ऑडिटेड अकाउंट वाले को करने मेंशन करता कोई नहीं है, वो मैं अलग बात कह रहा हूँ आपसे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, ऑडिटी से लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स लेनी है, सप्लायर्स की लिस्ट लेनी है। यहाँ जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम का चक्कर नहीं है, यहाँ आपको ऑडिट से लिस्ट लेनी है। फिर जो है वो कोई गुड्स जो है वो माइक्रो स्मॉल से ली है तो कोई इंटरेस्ट पेबल है, यहाँ भी चक्कर है माइक्रो सॉरी। और इंटरेस्ट पेबल हैज बीन डेबिटेड और नॉट, सप्लाई और विश टू सप्लायर्स माइक्रो स्मॉल, suppliers that micro or small enterprise that has filed a memorandum with the specified authority go through the ledger account to find out whether there is a delay in payment of goods। यहाँ एक इशू आता है, calculate the interest on the amount outstanding from a specified date। Interest will be calculated 3 times of the bank rate decided by the RBI, not the bank rate otherwise, bank rate by the RBI। MS ROC के केस में, कंपनी के केस में MSME 1 फॉर्म चेक कर सकते हैं। और अगर किसी ने इंटरेस्ट प्रोवाइड भी नहीं किया है और कोई पेमेंट भी नहीं किया है तो इंडिकेट नील कर सकते हैं, बट मेन रिपोर्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी इंटरेस्ट पेबल बट नॉट प्रोवाइडेड फॉर। तो ऐसे केसेस हुए हैं, इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट किया जिसमें इंटरेस्ट डेबिटेड किया है पीएनएल में लेकिन क्लॉज 22 में इंक्वायरी को नील पे रिपोर्ट कर दिया है। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी। मेजर इशू आता है कि सामने वाला माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है। ये इशू आपका अभी जो नया एडिशन हुआ है क्लॉज 22 सेकंड में भी आएगा। इसके लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम ये पता कर सकें कि सप्लायर जो है माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है, अदर देन गैस वर्क। कोई इंडिपेंडेंट इसका हमारे पास ऑडिट एविडेंस अवेलेबल नहीं है। हम इसके लिए कोई हमारे पास तरीका नहीं है ये पता करने का कि सप्लायर का स्टेटस क्या है। उस केस में हम मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हैं कि अपने सप्लायर्स की लिस्ट दीजिए क्लासिफाई करते हुए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के अंदर। अगर मैनेजमेंट दे देता है तो वेल एंड गुड है, नहीं देता है तो हम उसको
रिपोर्ट में ये मेंशन कर सकते हैं कि लिस्ट प्रोवाइड नहीं की गई इन द एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस whether the supplier is a micro or small or medium enterprises. It is difficult to compile the information called for under clause 22(1) or second regarding the interest payable or regarding the payment. So we are unable to report anything. लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना पड़ेगा, आपको बाकायदा एसएससी को लिखना पड़ेगा, लिखित में ये इंफॉर्मेशन मांगनी पड़ेगी और वो लिखित में कहेगा कि सर मेरे पास तो है ही नहीं, तभी आप इस डिस्क्लेमर को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये एक इशू हमने क्लैरिफाई कर दिया। आगे हम चलते हैं। तो अभी क्या इंक्वायरी आई है कि कोई सम पेबल टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस इफ इट इज जो है नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर और विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, तो डिसअलाउ हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग जो पेमेंट रह जाएगा वो अलाउ हो जाएगा अगर विद इन द टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 15 है तो। और अगर अगले साल पेमेंट किया है ड्यू डेट ऑफ आईटीआर से पहले भी कर दिया, लेकिन इसमें ड्यू डेट ऑफ आईटीआर वाला क्लॉज दिया नहीं है, तो फिर वो अगले साल अलाउ होगा, इस साल डिसअलाउ हो जाएगा। तो विद इन द ड्यू डेट ऑफ एमएसएमई एक्ट अगर आपने कर दिया है तो वो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग था वो भी अलाउ हो जाएगा विद इन द टाइम लिमिट। अगर डिले है तो फिर नहीं अलाउ होगा। सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, इस पर बहुत डिबेट है। प्रोविजन सेक्शन 43B का सिंपल अगर आप पढ़ेंगे तो सप्लायर के रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। नॉट ओनली रजिस्टर्ड बस ऑल्सो अनरजिस्टर्ड आर कवर्ड। क्यों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन 4 to 43B में जो है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का वर्ड जो है मीनिंग असाइंड टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस इन द एमएसएमई एक्ट का गया, ना कि रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। रेफरेंस ऑफ सेक्शन 15 किया गया, लेकिन सिर्फ टाइम लिमिट के लिए दिया है, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। और मेमोरेंडम जो एक्सप्लेनिंग प्रोविजंस है वो क्लियर कट कह रहा है कि टाइमली पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए हम ये क्लॉज लाए हैं। उन्होंने भी यहाँ रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात नहीं की है, तो दोनों ही एंटिटीज इसमें कवर हो जाएंगी। एंटरप्राइज कौन सी है? जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, बिजनेस कंसर्न व्हाटएवर नेम कॉल्ड एंगेज इन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स। माइक्रो वो है जो माइक्रो एंटरप्राइज क्लासिफाई होती है, अभी आगे डिस्कस कर लेंगे क्लासिफिकेशन। मीडियम और स्मॉल। टर्म अपॉइंटेड डेट कौन सी होती है? ये सारी बातें बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी है पब्लिक डोमेन में, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जो अपॉइंटेड डेट जो है वो इमीडिएटली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जिस दिन डिलीवरी हुई, डीम्ड एक्सेप्टेंस अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और अगर ऑब्जेक्शन किया तो ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, अगर कोई उनके पास बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो। अगर एग्रीमेंट है तो ड्यू डेट मेंशन है तो उस ड्यू डेट तक हो जाना चाहिए। किसी भी हालत में ये एग्रीमेंट 45 दिन से ज़्यादा की ड्यू डेट नहीं बना सकता है। अगर एग्रीमेंट है, ड्यू डेट मेंशन नहीं है तो 15 दिन फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस, और एग्रीमेंट ही नहीं है तो भी 15 दिन। एक चीज़ और, 15 दिन और 45 दिन, ज़्यादातर लोगों ने तो 45 दिन रट लिया है। टाइम लिमिट है या तो 15 दिन, और एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में जितने दिन लिखे हुए, मान लीजिए 20 दिन लिखे तो 20 दिन, 21 दिन लिखे हुए तो 21 दिन। लेकिन किसी केस में एग्रीमेंट 45 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता। मान लीजिए एग्रीमेंट में लिख दिया 100 दिन, तो 45 दिन पे पेमेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो अपने को एग्रीमेंट 45 दिन सैक्रोसैंक्ट नहीं है, लेकिन कई बार 7 दिन होता है, बिल पे लिखा होता है 7 डेज, वो भी एक एग्रीमेंट है। जब आप बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 7 दिन का पेमेंट टाइम है, तो वो एग्रीमेंट है, तो 7 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए। किसी बिल पे लिखा होता है इमीडिएट, तो 31 मार्च को बिल आया और 31 मार्च को गुड्स आए और गुड्स में कोई डिफेक्ट नहीं निकाला, तो हाथों हाथ पेमेंट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट इमीडिएट का है। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। ट्रेडर्स के केस में ये एक्ट लागू नहीं होता है, ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे, इसलिए डिसअलाउंस भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडर्स को सिर्फ सर्टेन लैंडिंग पर्पजेस के लिए अलाउ किया है। अदरवाइज जो है वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में क्लासीफाई नहीं होते हैं, या तो मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो।
प्रोविजन ऑफ एक्सपेंडिचर पे बड़ी बहस चल रही है कि साहब मैंने ऑडिट की फीस का प्रोविजन कर दिया। सर ऐसा है, ऑडिट तो आप कर रहे हैं, बिल आप रेज करेंगे तो आपके टाइम में बिल के बाद 15 दिन 45 दिन आएगी ना, पहले कैसे आ जाएगी? वो प्रोविजन जो है वो तो एक प्रोविजन है। वैसे तो नियम तो यह है कि उस प्रोविजन को अगले साल ओपनिंग में रिवर्स करना चाहिए। जब आपका बिल आए तो ऑडिट फीस पे, तो ऑडिट फीस एक्सपेंसेस पेबल और ऑडिट एक्सपेंसेस पेबल टू जो भी फर्म है उसका नाम, ये एंट्री तब होगी। हम क्या करते हैं, ऑडिट फीस तो ऑडिट फीस पेबल एंट्री करके 31 मार्च में उसको ड्यू दिखा देते हैं, क्रेडिटर्स में भी दिखा देते हैं। बेसिकली वो प्रोविजन है, प्रोविजन क्रिएट किया जा रहा है अकाउंट्स को बेस्ट प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो लाइबिलिटी अल्टीमेटली आनी है, इसलिए लाइबिलिटीज आर एंटिसिपेटेड, प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड। अकाउंटिंग का बेसिक रूल है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हम वो प्रोविजन है उसको वो रिवर्स करना चाहिए वैसे तो, और जब एक्चुअल सर्विस रेंडर हो तब ड्यू की एंट्री करके पेमेंट की एंट्री करनी चाहिए। ऑडिटर को बड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा। अगर कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट के अंदर जो है, जो ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया उस डेट से एक्सेप्टेंस मान के 15 दिन और 45 दिन ये हमको करना है। अब हम बात करते हैं पेमेंट्स टू स्पेसिफाइड पर्संस, क्लॉज नंबर 23। यहाँ सिर्फ पूछा गया है कि स्पेसिफाइड पर्सन को कोई पेमेंट किया। स्पेसिफाइड पर्सन सेक्शन 40A(2) में दिया हुआ है, वही हमको लेना है, उसके आगे नहीं जाना है। AS 18 या रिलेटेड पार्टी कंपनीज एक्ट में उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है 40A(2) में जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनको कोई भी पेमेंट किया है, ना तो हमें डिसअलाउंस देखना है, ना रीजनेबलनेस देखना है, ना कुछ देखना है। अगर रेंट पे किया है, रेंट टू वाइफ इतना, इंटरेस्ट टू वाइफ इतना, सैलरी टू वाइफ इतना, ये मेंशन करना है हेड वाइज। अगर मान लीजिए वाइफ को इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, वाइफ को रेंट भी पे कर रहे हैं, वाइफ को सैलरी पे कर रहे हैं, तो तीनों पेमेंट अलग अलग दिखाने हैं। आपको एडिक्वेसी और उसकी जज नहीं करनी है। क्लास 24 डीम प्रॉफिट्स हैं जो 32AC, 32AD, 33AB, ABA, 33AC में जो डिडक्शंस क्लेम किए जाते हैं, अगर उनका कोई वायलेशन होता है तो फिर वो डीम प्रॉफिट टैक्सेबल होते हैं। उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया, ज़्यादातर लोगों को इस इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लास 25 प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई क्रेडिटर को राइट ऑफ कर दिया तो 41(1) में वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाता है। ऐसा होता है कई बार कि एसएससी उस अमाउंट को P&L में क्रेडिट कर देते हैं, तो यहाँ रिपोर्टिंग करनी है कि नहीं करनी है? बिल्कुल करनी है। क्लॉज 25 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट चार्जेबल टैक्स 41(1) में कितना है, अमाउंट लिखना है। अब आपका प्रॉब्लम आएगा कि वो डबल एडिशन हो जाएगा, एक बार एसएससी ने ले लिया P&L में, एक बार आपने कर दिया। तो उसके लिए जरूरी है आप शेड्यूल OI में जाकर के 41(1) का अमाउंट लिखेंगे, और फिर शेड्यूल BP में जाके एक एनी अदर डिडक्शन है, वहां पे डिडक्शन में वो अमाउंट डाल देंगे तो एक ही बार ऐड होगा। क्लॉज 26 पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूटी और एनी अदर सम, इसमें दो में बाइफर्केट करना है। प्री एग्जिस्टिंग, नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अमाउंट पेड टुवर्ड्स द लायबिलिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी रिपोर्टेड इन क्लॉज 26A में, और अमाउंट नॉट पेड टुवर्ड्स द लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर विल बी रिपोर्टेड इन 26AB में। बैलेंस शीट से भी आप देख सकते हैं कि 43B में कोई लायबिलिटी ABCDEF में है कि नहीं है। अगर कोई लायबिलिटी पहले अलाउ हो चुकी है तो पास्ट असेसमेंट रिकॉर्ड से आप उसको मैच कर सकते हैं। असेसमेंट नहीं हुआ है तो फिर रिटर्न के कॉपी से और इंटीमेशन से। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है तो ईयर ऑफ ओरिजिन ऑफ दैट लायबिलिटी, और ये देखना है कि वो क्लेम किया था कि नहीं किया था कभी। समरी असेसमेंट में डिडक्शन क्लेम अलाउ हो जाता है तो आपको इंटीमेशन देखना पड़ेगा। लायबिलिटी इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, लायबिलिटी जो इनकर्ड हुई है उसको दो पार्ट में करना है, जो पेड कर दी गई है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, और जो पेड नहीं की गई है। तो इसमें भी वही शेड्यूल लेना है कि कोई इंटरेस्ट अकाउंट वगैरह आपको देखने पड़ेंगे, और अमाउंट जो बोनस का मेनली एंट्री आता है जो जनरली दिवाली पे होता है और हमारी ऑडिट पहले हो जाती है, तो हम यहाँ इंडिकेट करते हैं, फिर बाद में ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करना पड़ता है। बिफोर ड्यू डेट ऑफ ITR अगर पेमेंट हो गया है तो आपको यहाँ पे
लिखना है। अगर कोई पास थ्रू P&L अकाउंट से टैक्स ड्यूटी के बारे में एक इंक्वायरी है, तो अगर जीएसटी जो है वो कई केसेस में हम जीएसटी क्लेम करते हैं क्योंकि वो उसकी क्रेडिट नहीं मिलती, इनपुट क्रेडिट, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा यस जीएसटी एंट्रीज पास थ्रू और उसके अमाउंट को इंडिकेट करना पड़ेगा। और अगर इंक्लूसिव बेसिस पर है तो वैसे इंक्लूडेड होगा तो यहाँ पे मेंशन करना ही पड़ेगा। क्लॉज 27 स्मॉल ए सैनवेट क्रेडिट्स, ये इंक्वायरी सैनवेट क्रेडिट तक लिमिटेड है, लेकिन यूटिलिटी में जीएसटी क्रेडिट वैट क्रेडिट भी इसमें डाल दिया गया है। तो कई बार क्वेरी आती है कि साहब इसमें रिपोर्ट करना कि नहीं करना, आपका चॉइस है। करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट्स में वैसे ही डिटेल पड़ी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर नहीं करना चाहें तो डिस्क्लेमर डाल दें कि हम तो नोटिफाइड फॉर्म से चलेंगे, उसमें नहीं है, यूटिलिटी में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लॉज 27B में आपसे पूछा जा रहा है कोई प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस और इनकम क्रेडिटेड और डेबिटेड तो नहीं है, या सिर्फ प्रायर पीरियड अमाउंट को मेंशन करना है। हमको डिडक्टिबिलिटी जज नहीं करनी है कि प्रायर पीरियड का जो पेमेंट है वो अलाउबल है या नहीं है, हमें सिर्फ अमाउंट मेंशन करना है। तो अपने को इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्लास 28 की इंक्वायरी जो है वो अब रेडेंडेंट हो गई है क्योंकि 56(2)(10) से कवर हो गई है, तो 29B में हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लॉज 29 इस साल से तो सेक्शन 56(2)(V)(IIB ओमिट कर दिया गया, लेकिन लास्ट ईयर जिसकी हम ऑडिट करते हैं तब तक ये रिलीवेंट था। तो कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी ने कोई शेयर इशू किए हैं जो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस है वो चार्जेबल टू टैक्स होता है 56(2)(V)(IB) में। तो हमको ये जज करना, ऑडिटर को पता करना है कि शेयर्स इशू किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो फिर रिपोर्ट करना है पर्टिकुलर्स को। सच शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 11(U)(A)(2) रूल के हिसाब से निकाली जाएगी। तो ऑडिटर जो है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की कॉपी ले सकता है, आरओसी में जो फाइल होता है। कुछ सिचुएशंस में मनी रिसीव्ड चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, लेकिन ऑडिटर को ये जज नहीं करना है चार्जेबल टू टैक्स है या नहीं। उससे इंक्वायरी पूछी गई है क्या कोई शेयर फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर इशू किए गए, यस तो रिक्विजिट डिटेल देनी है। रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड वेयर शेयर्स आर इश्यूड टू नॉन रेजिडेंट इवन दो रिसीव फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इज नॉट, अब तो चार्जेबल है इस साल। तो रिपोर्टिंग आपको देनी है, चाहे से वो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है या नहीं, वो आपको जज नहीं करना है। आपसे इंक्वायरी पूछी गई है कि अगर ऐसे कोई शेयर है जो फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर इशू है, यस, और उसकी डिटेल जो पूछी गई है वो वहाँ पे देनी है। अगर फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो फॉर्मूले से यूएटी से 11(U)(A)(2) से डिटरमिन की गई तो उसकी कंपोजिशन शीट लेकर के आप चेक कर लीजिए। और अगर जो है डीसीएफ मेथड से निकाली गई है तो मर्चेंट बैंकर की रिपोर्ट भी ले लीजिए। अमाउंट्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 56(2)(9), कोई भी कैपिटल एसेट के बारे में अगर कभी कोई नेगोशिएशंस हुए थे, उसमें एडवांस मिला था और वो एडवांस फॉरफिट हो गया तो उसकी डिटेल यहाँ देनी है। तो हमें ऑडिट से पूछना है कि क्या ऐसा कोई एडवांस फॉरफिट हुआ है, अगर हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ देनी है। तो इसके लिए ज़रूरी है, हो सकता है ऑडिटिव फॉरफिट अमाउंट को किसी दूसरे अकाउंट में डाल दे या आपको दिखाए ना, तो हमें सर्टिफिकेट भी ले लेना चाहिए। अगर कोई एडवांस आउटस्टैंडिंग कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम से उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, उसको फॉरफिट नहीं माना सकता, ओनली फॉरफिचर अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना अगर फॉरफिट वास्तव में हुआ है तो एडवांस रिसीव्ड अकाउंट को लेजर अकाउंट्स में देखें और कंपेयर करें पिछले साल में एडवांस रिसीव्ड कितना था, इस साल में कितना है। अगर कोई मूवमेंट है तो उसकी रीजन पता करें और उस रीजन के आधार पर अपने डिसीजन को लें। 56(2)(10) में जो अमाउंट चार्जेबल है क्लॉज 29B में वो आपसे पूछे जा रहे हैं। 56(2)(10) में अमाउंट कौन से चार्जेबल है, बहुत एक्सटेंसिव इंक्वायरी है। जो अमाउंट बुक्स में रिकॉर्ड है उसी पे आप बात करें, पर्सनल बुक की नहीं करें। इसमें एक तो मनी विदाउट कंसिडरेशन कोई मिला है, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन या फॉर ए कंसिडरेशन विच इज लेस देन स्टैम्प वैल्यू एंड they exceed such consideration by certain amount। अगर प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फॉर ए कंसिडरेशन
where the fair market value exceeds such consideration या विदाउट कंसिडरेशन। ये हमारी 3 तरह की रिसिप्ट इसमें चार्जेबल होती हैं। पहली ए और सी, ये दोनों एग्रीगेट बेसिस पे रिपोर्ट होगी। अगर 4 जनों से 25-25 हज़ार रुपये मिले हैं तो 1 लाख रुपए हो गए, तो 1 लाख रुपए जो है टैक्सेबल होंगे या मेंशन करने पड़ेंगे। लेकिन बी जो इमोरल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी वाइज टैक्स होती है, ये लॉ है, तो ये आपको मेंशन यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई मूवल प्रॉपर्टी या अदर देन मूवल प्रॉपर्टी है, नॉट फॉर ए कंसिडरेशन है और फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो फिर वो वैल्यू जो है चार्जेबल हो जाएगी। अगर फॉर ए कंसिडरेशन है तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एस एक्सीड सच कंसिडरेशन। मान लीजिए 1 लाख रुपए की पेंटिंग है, आपको 10,000 में मिल गई, तो 90,000 50,000 से ज़्यादा है, इसलिए 90,000 पे चार्जेबल होगा। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू की रूल्स भी है, रूल 11U है, उसकी कॉपी आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने बता दिया था 2A और बी जो है वो कंसोलिडेटेड बेसिस है और सी जो है बी जो है वो इंडिविजुअल बेसिस है। अगर इमोरल प्रॉपर्टी है तो स्टाम्प वैल्यू से कम पे मिली है अगर, तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि वो जो डिफरेंस है कंसिडरेशन और स्टाम्प वैल्यू का वो कितना है, और वो इन दोनों जो नीचे के अमाउंट के हायर से एक्सेस है क्या, अमाउंट ऑफ 50,000 और अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ द कंसिडरेशन। तो मान लीजिए कंसिडरेशन 1 लाख है, स्टाम्प वैल्यू 1.5 लाख है, तो 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो चार्जेबिलिटी नहीं है, और 1,10,000 इस तरह से अपने को चेक करना पड़ेगा। बोरोल्स एंड इंडियन रिपेमेंट्स अकाउंट पे चेक के बारे में क्लॉज 30 में ज़्यादातर आजकल होती नहीं है, अगर है तो अपने को यह रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमारा पार्ट 3 आज एंड होता है। तो किसी को किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो रिपोर्टिंग के बारे में, टैक्स के बारे में या इनकम टैक्स के बारे में, तो इस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर भी यही है, तो हम आपको क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करेंगे और ज़रूर देंगे। तो अब हमारा एक पार्ट रह गया, बस चौथा पार्ट वो अपन ले लेंगे एक आज या कल में। उसके बाद अपना ये टैक्स ऑडिट की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।